गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसने शीत युद्ध और यूएनओ के बाद प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया है उसकी चर्चा करेंगे, जिसका नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। हम लोग भली भांति परिचित है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से, चूँकि भारत इसका एक अभिन्न अंग रहा है और आज भी भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है। सर्वप्रथम हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, उसके तत्पश्चात उसकी विशेषताओं और उन उद्देश्यों को समझेंगे जिस हेतु ये इसका निर्माण किया गया था। यदि इसके बैकग्राउंड में हम जाएं तो हम देखें कि जब अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई गई थी 1945 में, तभी से थोड़ी बहुत सुगबुगाहट होने लगी थी कि जो नवोदित राष्ट्र हैं उनके लिए रास्ता क्या हो। और जब 1953 में भाषण देते हुए भारत के विदेश मंत्री ने शब्द नॉन अलाइनमेंट या गुटनिरपेक्षता का इस्तेमाल किया, तो ये बात स्पष्ट होने लगी थी कि भारत अन्य राष्ट्रों से मिलकर के तत्कालीन परिस्थिति में एक नए मार्ग की तलाश कर रहा है। और धीरे धीरे 1955 में जब बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ और उस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति जनरल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकार्नो और घाना के राष्ट्रपति नुक्रोमो ने मिलकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। लोगों के सामने ये स्पष्ट हो गया कि अब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो नवोदित राष्ट्र हैं, जो अभी अभी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए हैं, उनके लिए तत्कालीन परिस्थितियों में जहाँ दो गुट बटा हुआ था, जहाँ संसार दो गुटों में बटा हुआ था और दो गुटों के अलावा कोई रास्ता नहीं था, वहाँ पर नवीन राष्ट्रों ने मिलकर के, नवोदित राष्ट्रों ने मिलकर के एक तीसरे मार्ग का चयन कर लिया है। तो कुल मिलाकर के 1955 में ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी बांडुंग कॉन्फ्रेंस में कि अब जो है तृतीय विश्व के देशों के लिए एक थर्ड वे, एक तीसरा मार्ग उपलब्ध है, वह उस रास्ते की भी तलाश कर सकते हैं। और इसी जो है रूपरेखा को के आधार पर 1961 में बेलग्रेड में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला समिट हुआ, जहां 25 राष्ट्रों के अध्यक्षों ने उसमें भागीदारी निभाई और उस समय से ही जो है वह ये आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो सबसे पहले इस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसा कि शब्द से ही है कि ये गुटों के प्रति निरपेक्ष है, गुटों से अलग रह करके स्वतंत्र रहने की जो है इसमें इच्छा है, इसका उद्देश्य है। और इसी को आधार बनाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इसकी को परिभाषित करने का प्रयास किया कि जब कोई राष्ट्र अपने आप को सैनिक गठबंधनों या राजनीतिक गठबंधनों से, गुटीय राजनीति से दूर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है, तो यह गुटनिरपेक्ष की नीति कही जाएगी। इसको वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जॉर्ज लिस्का ने, जब उन्होंने जो है गुटनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए कहा कि यह निष्क्रियता का मार्ग नहीं है, यह संसार से अलग रहने का मार्ग नहीं है, बल्कि संसार के मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी करने का एक मार्ग है। सक्रिय भागीदार बनते हुए उचित और अनुचित का मूल्यांकन कर उचित का साथ देना, न्याय का साथ देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति में योगदान करना दरअसल गुटनिरपेक्ष आंदोलन का
मूल अर्थ है। तो यहाँ पर गुटनिरपेक्ष के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दो शब्द जो हैं उनसे और कंट्रास्ट करके देखते हैं, उससे और स्थिति स्पष्ट होगी। एक शब्द है न्यूट्रलिटी, तटस्थता। वह भी किसी राष्ट्र से जो है राष्ट्रों के प्रति उदासीन रहता है, किसी मुद्दों के प्रति उदासीन रहता है, किसी के साथ नहीं देता। लेकिन ये तटस्थता शब्द मूल रूप से युद्ध की स्थिति में सामने आता है। युद्ध के बाहर भी जो है एक राष्ट्र यदि किसी भी प्रकार से दूसरे राष्ट्र से बिल्कुल अलग है या उनके मुद्दों में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं करता, उसमें किसी प्रकार से वह अपने आप को सम्मिलित नहीं करता, तो वह तटस्थवाद की नीति है, जैसा स्विट्जरलैंड की नीति। स्विट्जरलैंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच जो उन्हें तटस्थ न्यूट्रल स्टेट का दर्जा दिया है कि उसे कोई लेना देना नहीं है, सभी के साथ समान व्यवहार रखता है, किसी के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव तो उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर गुटनिरपेक्ष जो शब्द है वह तटस्थता से मेल नहीं खाता, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का अर्थ अलग रहने का मतलब नहीं है, अलग रहने का अर्थ नहीं है, बल्कि गुटनिरपेक्षता गुटों से अलग रह करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र नीति अपनाना, उचित और अनुचित का भेद करते हुए उचित का साथ देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का नाम है। ठीक, एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अलगाव, आइसोलेशनिज्म या सेपरेटिज्म, जिसका अनुसरण संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक किया था। वो संसार के खास करके यूरोप के जो पावर पॉलिटिक्स थी, शक्ति संघर्ष की जो प्रवृत्ति थी, उसमें एक पॉलिसी अपनाई थी, ओपन डोर पॉलिसी या आइसोलेशन की पॉलिसी, अलगाव की पॉलिसी, जिसमें उनके संघर्ष में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी और सभी के साथ वो समान व्यवहार था। परंतु गुटनिरपेक्षता आइसोलेशनिज्म भी नहीं है, स्थिति से भाग जाना भी नहीं है, स्थिति से दूर हो जाना भी नहीं है, बल्कि स्थिति का सामना करने का नाम है। स्थितियों का सामना, चाहे कितनी ही विकट स्थिति हो, उसका सामना करें और उस संदर्भ में अपना एक मत बनाए, एक न्याय सम्मत, तर्क सम्मत, विवेक सम्मत मत बनाए और उस मत का अनुसरण करें, उस मत को व्यक्त करें। तो कुल मिलाकर के यदि हम गुटनिरपेक्ष शब्द को परिभाषित करें तो न तो ये तटस्थता है और न ही ये अलगाव है, बल्कि गुटनिरपेक्ष तत्कालीन परिस्थितियों में जो दो महाशक्तियां थी, जो दो गुट बन गए थे और हर राष्ट्र के लिए केवल दो ही मार्ग खुले थे, या तो आप संयुक्त राज्य संघ के तरफ, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ जाएं या सोवियत संघ की तरफ जाएं। इन दोनों मार्गों से अलग एक तीसरे मार्ग की बात करता है कि दोनों से अलग रहते हुए, निरपेक्ष रहते हुए, दोनों के प्रति समान दूरी अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना। और सक्रिय भूमिका का अभिप्राय यह है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, उन मुद्दों पर अपना स्वतंत्र विचार बनाना, अपने स्वतंत्र नीति बनाना, अपने दृष्टिकोण से उसके अनुचित और उचित होने के उचित होने को तय करना अपने मानदंडों के अनुसार, और उचित का साथ देना, शांति का साथ देना, सहयोग का साथ देना, सुरक्षा का साथ देना, सद्भावना को बनाए रखना, सहअस्तित्व का साथ देना, ये कुल मिलाकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है, जिसको धीरे धीरे जो है इनके प्रवर्तकों ने लोगों के सामने स्पष्ट किया। दूसरा प्रश्न है कि 1961 में इन्हीं सिद्धांत अर्थों के आधार पर 1961 में जब पहला समिट होता है, शिखर सम्मेलन होता है, उसमें इन नेताओं ने पंच सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि इस आधार पर एक राष्ट्र को गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जा सकता है। पहली बात उन्होंने कही, एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र को होने के लिए पहली आवश्यकता क्या है कि वो किसी भी गुट का सदस्य नहीं है, चाहे वो वामपंथी गुट हो जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, या फिर उदारवादी पूंजीवादी गुट हो जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। दोनों में किसी का सदस्य नहीं, दोनों से बिल्कुल समान दूरी बनाए रखें। दूसरी चीज, स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करें। विदेश नीति बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी भी गुटों के सिद्धांतों या दबाव से प्रभावित न हो।
बिल्कुल अपनी स्वतंत्र नीति का निर्माण करें। तीसरी आवश्यकता थी कि महाशक्तियों के द्विपक्षीय सैनिक या समाज या सामरिक समझौते में सम्मिलित न हो। उस समय जो है शीत युद्ध का दौर था और शीत युद्ध के दौर में दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को पछाड़ने की दिशा में कार्य कर रही थी और पछाड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था कि लगातार राज्यों के साथ मिलकर के सैनिक और सामरिक जो है गुटबंदी की जा रही थी। इस गुटबंदी जैसे सीटो, सेंटो, नाटो, वार्सा पैक्ट इत्यादि जैसे पैक्ट हो रहे थे, इन पैक्टों में शामिल होने का मतलब था कि आप जो है किसी न किसी पक्ष में खड़े हैं, किसी न किसी जो है खेमे में खड़े हैं। इसलिए आपको इन तरह की सैनिक गुटबंदियों से दूर रखना अपने आप को तीसरी आवश्यकता थी गुटनिरपेक्ष होने का। चौथी आवश्यकता थी अपने क्षेत्र में महाशक्तियों के सैनिक अड्डे की अनुमति न दें। आपके जितने के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में किसी भी प्रलोभन के कारण, किसी भी लालच के कारण, किसी भी दबाव के कारण अब किसी भी महाशक्ति या महाशक्तियों से जुड़े हुए जो राष्ट्र हैं उनकी सैनिक अड्डे बनने की अनुमति न दें। यानी कहने का मतलब है कि तनाव में अपना योगदान न करें। और पांचवी चीज की उपनिवेशवाद का निरंतर विरोध करें। ये वो राष्ट्र थे जिन्होंने सदियों से गुलामी सही और गुलामी का खमियाजा भुगता, उसका नुकसान सहा, दुर्व्यवहार सहा, संघर्ष किए, जान माल की असंख्य कुर्बानियां दी और उसके बाद जाकर के वह स्वतंत्रता के वातावरण में श्वास लेने में सक्षम हुए। इन राष्ट्रों से अधिक स्वतंत्रता के मूल्य को कोई नहीं जान सकता, स्वतंत्र राष्ट्र के मूल्य को कोई नहीं जान सकता था, महसूस कर सकता था। इसलिए उनके खून में रचा बसा था कि वह उपनिवेशवाद और साम्राज्य का निरंतर विरोध करें। तो ये पंच सिद्धांत जो है नेताओं ने, खास करके उन 5 नेताओं ने जिसके पूर्व हमने जिक्र किया, भारत, मिस्र, युगोस्लाविया, घाना और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर के जो सिद्धांत का निर्माण किया कि इन पंच सिद्धांतों को मानने वाला राष्ट्र ही जो है वह गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएगा। दूसरा जो तत्व है ये समझने की आवश्यकता है कि विशेषताएं क्या थी। विशेषताओं पर एक दृष्टि डाल लें। पहली विशेषता थी सभी प्रकार के सैनिक राजनीतिक सुरक्षा संबंधी गठबंधनों या संधियों का विरोध। ये लोग सभी प्रकार के गठबंधनों का विरोध कर रहे थे, सैनिक गुटबंदी का विरोध कर रहे थे। इसका मूल कारण यह था कि ये सारी जो है गठबंधन, ये समझौते, ये गुटबंदियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव को निरंतर बढ़ा रही थी, शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या पैदा कर रही थी। इसलिए पहली विशेषता ये मानी जाती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने लगातार जो है सैनिक राजनीतिक या सामरिक गुटबंदियों का विरोध किया। शीत युद्ध का विरोध, तो शीत युद्ध के विरोध के भीतर से ही जो है यह आंदोलन उत्पन्न हुआ था। शीत युद्ध का मतलब क्या था? 2 महाशक्तियां दो ओर थी और अन्य सैटेलाइट राज्य दोनों तरफ मिल गए थे और दोनों मिलकर के एक दूसरे के विरुद्ध जो है युद्ध में लीन थे। ये युद्ध वास्तविक युद्ध, व्यवहारिक युद्ध नहीं था, गर्म युद्ध नहीं था, परंतु केवल सेना के आमने सामने न लड़ने के अतिरिक्त युद्ध में जितनी भी चीजें प्रयुक्त होती हैं वो सभी चीजें जो है उसमें इस्तेमाल में ली जा रही थी। ये एक विचारधारा का युद्ध था, एक दूसरे के प्रभाव को सीमित करने का युद्ध था, एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार करने का विरुद्ध था, एक दूसरे को मानसिक रूप से जो है वो परास्त करने का युद्ध था। तो ये जो युद्ध था शीत युद्ध का उन्होंने लगातार विरोध किया, क्योंकि ये शीत युद्ध इस प्रकार से तनाव को जनरेट कर रहा था और तनाव को धीरे धीरे इतना ऊपर ले जा रहा था कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। तृतीय विश्व युद्ध की आशंका लगातार बनी हुई थी और तृतीय विश्व युद्ध का अर्थ सभी लोग जानते थे कि तृतीय विश्व युद्ध में फिर मानवता का विनाश हो जाएगा। तीसरी जो विशेषता थी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन।
गुटनिरपेक्ष राष्ट्र से अपेक्षित था कि वह स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करे। इनकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि जिस विदेश नीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका के लिए जिस स्वतंत्र विचारधारा की आवश्यकता थी, जिस स्वतंत्रता को अनुभव करने की आवश्यकता थी, यदि किसी गुट में शामिल होते तो ये समाप्त हो जाता, पुनः जो है उसी अवस्था में लौट जाते जिस अवस्था में पूर्व में थे। भीतर शासन भले ही कुछ हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह गुलाम थे। यदि वैचारिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो चुके थे, यदि वैचारिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहते थे और अपने बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर, अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर यदि मुद्दों का अवलोकन करते और एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण न करते, तो फिर जो है इसका कोई अर्थ नहीं था। इसलिए तीसरी विशेषता के रूप में कहते हैं कि स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना एक और विशेषता थी। चौथी, अंतर्राष्ट्रीय समस्या के प्रति जागरूकता और समाधान हेतु तत्परता, ये एक अलग विशेषता थी। तृतीय विश्व के देश या नवोदित राष्ट्र जो नए नए आज़ाद हुए थे 1945 से लगभग 1955 के बीच, ये 10 वर्षों में बहुत सारे राष्ट्र जो है अफ्रीका और एशिया के आज़ाद हुए। ये सभी राष्ट्रों के सामने जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति का महत्व सर्वोपरि था। इनके पास आंतरिक समस्याएं अनेक थी। इतने वर्षों से उपनिवेशवाद के द्वारा इनका दोहन किया गया था कि इनकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण चारों तरफ व्याप्त थे। इन समस्याओं से यदि निपटना था तो इन समस्याओं से निपटने के लिए एक लंबे काल तक शांति की आवश्यकता थी, और शांति की आवश्यकता को लगातार जो है शीत युद्ध के प्रभाव जो है वो चुनौती दे रही थी। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ये लगातार ये कोशिश रही कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति वो जागरूक रहे, और उनको केवल जागरूक नहीं रहे कि कहाँ से समस्याएं उत्पन्न हो रही, बल्कि उन समस्याओं के समाधान ढूंढने में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। अगली विशेषता थी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी सहयोग के विश्वास को बढ़ावा देना। ये एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्योंकि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में नहीं था। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद इंटॉलरेंस पर आधारित था, असहिष्णुता पर आधारित था। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन एक सभ्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ये मांग थी कि सभी राष्ट्र को सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले, और सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ जब स्वतंत्र हों तो उनके अस्तित्व को जो है स्वीकार किया जाए, उसको सम्मान दिया जाए, उसको प्रतिष्ठित किया जाए। ये बहुत जो है महत्वपूर्ण था, और इसके लिए लगातार लड़ने की आवश्यकता थी, ताकि फिर संसार पुनः जो है वो साम्राज्यवाद की ओर न बढ़ जाए। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, जिस प्रकार से गुटबंदियाँ चल रही थी, उस गुटबंदियों में स्वतंत्र अस्तित्व की संभावना कम बच रही थी। लगातार उनके स्वतंत्रता पर आक्रमण हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जो है नवोदित राष्ट्र भी इसके शिकार हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी धैर्यता से जो है शांतिपूर्ण अस्तित्व की जो विश्वास है उसको स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाई। और अगली विशेषता थी सकारात्मक गतिशील संबंध स्थापित करना। सकारात्मक गतिशील संबंध का मतलब है कि जो है विदेश नीति को अवसरवाद की नीति नहीं है, या युद्ध से अपने लाभ को नहीं देखना, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए, विकास की संभावनाओं को तलाश करने के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय विदेश नीति का पालन करें, जिसमें सभी राष्ट्रों के मध्य मधुर संबंध का निर्माण हो,
सहयोग का निर्माण हो, सद्भावना का निर्माण हो और सभी लोग जो है मिलजुल करके जो है समस्याओं के समाधान ढूंढने में जो है अपनी भूमिका निभाए। तो ये कुल मिलाकर के जो है उसकी विशेषता कही जा सकती है। अब तीसरे रूप में जो है वो कौन से तत्व थे, वो कौन से उद्देश्य थे जिसने इन राष्ट्रों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने के लिए उत्प्रेरित किया। पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोत्साहन देने वाले तत्व थे वो था साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद का विरोध, क्योंकि जैसे ही ये देश आज़ाद हुए, अफ्रीका एशिया के ज़्यादातर देश जब आज़ाद हुए, साम्राज्यवाद के सदियों के दंश झेलने के बाद, उनके द्वारा प्रताड़ित होने के बाद, उनके अत्याचार को सहने के बाद, तब जो है ये साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के जख्म को लेकर के बिल्कुल सजग थे। और उसी समय ऐसा लगने लगा उनके आंतरिक आर्थिक स्थिति को देखकर और बाह्य अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देखकर कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मार्ग उपलब्ध नहीं है, और यदि वो अपने राष्ट्र के समस्याओं के सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कामना करते हैं तो उनके पास दो बड़ी महाशक्तियां हैं जो उनकी सहायता के लिए तैयार है, लेकिन उन सहायता के बदले उनको जो कीमत चुकानी पड़ेगी कि वह उनके पुनः जो है उपनिवेश बन जाएं। राजनीतिक स्वतंत्रता देखने में भले ही कायम रहे, परंतु उसकी सारी अन्य स्वतंत्रताएं, मानसिक वैदेशिक स्वतंत्रताएं, वैचारिक स्वतंत्रताएं जो है वो छीन जाएं और पुनः वो उपनिवेश बन जाएं, जिसको नप उपनिवेशवाद कहा जा रहा था। ये सबसे बड़ा खतरा था। इसीलिए ये जो फैक्टर था, ये तत्व था, इसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि वो क्या ऐसा करें जिससे वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के इस दंश से जो है, इस प्रभाव से अपने आप को बचा सके। पहला प्रबल जो है तत्व था जिसके कारण। दूसरी चीज थी शीत युद्ध के वातावरण में राष्ट्रीय सुरक्षा को। अभी अभी आजाद हुए राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे करें। उनके पास बड़ी आर्मी नहीं थी, उनके पास तकनीक नहीं थे, उनके पास सुसज्जित जो है वह हथियार नहीं, जो है बड़े बड़े हथियार नहीं थे, घातक हथियार नहीं थे, तो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। यदि वो किसी भी गुट में शामिल होते हैं तो फिर वह उसी पराधीनता को जो है जीने लगेंगे जिस पराधीनता से भी वो आज़ाद हुए थे, और हो सकता है किसी महाशक्तियों के द्वारा आक्रमण किया जाए और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर जो है क्षति हो। इन सभी कारणों ने तृतीय विश्व युद्ध के नवोदित राष्ट्र को, जो लगातार आज़ाद हो रहे थे, उनको प्रेरित किया कि वो अपनी सुरक्षा को कायम रखने के लिए कोई तीसरा रास्ता अपनाएं। जो संसार में जो उपलब्ध दो रास्ते हैं, चाहे आप अमेरिका के साथ जाओ, चाहे आप सोवियत संघ के साथ जाओ, इसके अलावा तीसरा रास्ता अपनाएं। और वो तीसरे रास्ते को चुना चूँकि उसमें उन्हें लगा कि वह अपने स्वतंत्रता को अधिक सुरक्षित रख पाएंगे। तीसरी चीज लगातार पहले भी मैंने कही, वो इस बार भी शामिल है कि स्वतंत्र विदेश नीति की इच्छा। जब लोग आज़ाद नहीं हुए थे तब भी घोषित कर रहे थे कि जैसे ही आज़ाद होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सक्रिय भूमिका निभाएंगे, और सक्रिय भूमिका का आधार ये होगा कि उनको विदेश नीति बिल्कुल स्वतंत्र होगी। जैसे ही आप किसी गुट को ज्वाइन करते हैं, गुट में सम्मिलित होते हैं, चाहे वो पश्चिम के गुट हो, चाहे वो पूरब के गुट हो, चाहे सोवियत संघ के गुट हो या संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट हो, तो सबसे पहली क्षति ये होती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ आपकी स्वतंत्र विदेश नीति को भी गिरवी रखना पड़ता है। आपको केवल वो कहना पड़ेगा जो महाशक्तियां कह रही हैं। आपके अपने स्वतंत्र विचार नहीं होंगे, आप वही राग गाएंगे जो महाशक्तियां, जिस गुट में आप शामिल हैं, उनके राग हैं। और इस तरह से आप जिस मान उद्देश्य से न केवल जो है भौतिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए लड़ रहे थे, सदियों से संघर्ष कर रहे थे, बल्कि वैचारिक रूप से भी अपने आप को प्रकट करना चाहते थे, नैतिक रूप से भी आप अपने को स्थापित करना चाह रहे थे,
वह सभी कुछ जो है गुम हो जाने का खतरा था। और यही वजह थी कि उस समय के राष्ट्रों ने ये रास्ता चुना। चौथी चीज थी गठबंधन की राजनीति का विरोध, गुटों की राजनीति का विरोध। गुट में सम्मिलित होना भी जो है अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा को गिरवी रखना था। इसलिए भी यदि वो तीसरा रास्ता नहीं अपनाते तो उनके लिए दो ही रास्ते थे कि चाहे इस गुट में शामिल हो जाए चाहे उस गुट में शामिल हो जाए। लगातार जो है राष्ट्र जो है एक दूसरे गुट में शामिल हो रहे थे, एक दूसरे के साथ संधियां कर रहे थे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का नाटक कर रहे थे, या उनको सुरक्षित महसूस होने का छलावा हो रहा था। लेकिन नॉन अलाइनमेंट के सदस्यों ने, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों ने महसूस किया कि ये गुट का जो लगातार गुटों का निर्माण हो रहा है, ये एक और उन राष्ट्रों की जो गुट में शामिल रहे उनकी स्वतंत्रता तो छीन ही रहा है, इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय तनाव को लगातार बढ़ा रहा है, जिससे तृतीय विश्व युद्ध होने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति के हित में ये जरूरी था कि वह इन दोनों गुटों से अलग हों, ताकि एक और वह अपने स्वतंत्रता को बचा सकें तथा दूसरी ओर जो तनाव है उस तनाव में कुछ कमी आए, और इसका ऐसा ही प्रभाव देखने को मिला। अगला उद्देश्य था राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्रहित की भावना। जाहिर सी बात है, जितने भी आंदोलन देशों में चले थे उनमें राष्ट्र महत्वपूर्ण था, वर्ग महत्वपूर्ण नहीं था, राष्ट्र का हित महत्वपूर्ण था। और अब जो समस्याएं थी वो राष्ट्र की समस्याएं थी, और राष्ट्र हित ये था कि राष्ट्र की समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए, और राष्ट्र का समाधान ढूंढने के लिए जरूरी था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो, विभिन्न राज्यों से आपको वो सहायता मिले जो आपके राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढ सके, और सहायता के लिए आपको पर्याप्त पूंजी मिले, पर्याप्त तकनीक मिले, और ये तकनीक उन दोनों गुटों के देशों के पास थे। इसलिए यदि आप किसी एक गुट में शामिल हो जाते हैं तो आप दूसरे के जो है तकनीक और पूंजी से वंचित हो जाएंगे। इसलिए लगातार इन्होंने राष्ट्रहित में ये सोचा कि राष्ट्रहित की नीति के संदर्भ में सोच करके वो दोनों गुटों से जो है समान संबंध बनाने का, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया। किसी गुट में शामिल होकर के किसी का पिछलग्गू बनने को स्वीकार नहीं किया। ये महत्वपूर्ण बात थी। निश्चित रूप से आर्थिक विकास की आवश्यकता थी। वही हम कह रहे थे कि राष्ट्रीय हित क्या था। जो नवोदित राष्ट्र थे वो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। औद्योगिकरण की समस्या थी, उद्योग पिछड़ गए थे, कृषि जो है बड़ी बुरी अवस्था में थी, नवीन तकनीक की आवश्यकता थी, नए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, गरीबी चारों ओर हाहाकार कर रही थी, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, शिक्षा का बुरा हाल था, कुपोषण जो है लगातार लोगों के सेहत से, जीवन से खिलवाड़ करता रहा था। ये सारी समस्याएं जो है का समाधान एक ही था कि देश का तेजी से आर्थिक विकास हो सके। यह देश का हित था, राष्ट्र का हित था कि तेजी से आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके, और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से औद्योगिकरण की आवश्यकता थी, और औद्योगिकरण के लिए तकनीक और पूंजी दोनों ही इन राष्ट्रों के पास नहीं थी। ये दोनों ही चीज़ें जो है विकसित राष्ट्रों के पास थी, और वो जो है उनसे यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको दोनों से, यदि ये तकनीक और पूंजी प्राप्त करनी थी तो आपको दोनों से बराबर दूरी बनाए रख करके उन्हें ये कन्विंस करना था कि वह किसी के साथ नहीं है, केवल वो न्याय के साथ हैं, केवल वो उचित के साथ हैं, केवल वो जो है सकारात्मकता के साथ हैं, शांति के साथ हैं, किसी गुट में शामिल नहीं हैं, किसी गुट के पक्षधर नहीं हैं। ये जो है सुनिश्चित करना जरूरी था, और इसलिए आर्थिक विकास की आवश्यकता ने भी जो है उन्हें जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की ओर जो है प्रोत्साहित किया। अगली उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका
की आकांक्षा निश्चित रूप से वर्षों से जब वो जो है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके मन में दबी छुपी आकांक्षा थी कि जब भी वो आज़ाद होंगे वो भी अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों की तरह अपनी एक स्वतंत्र और सक्रिय भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निभाएंगे। तुरंत आज़ाद होने के बाद उनके लिए, जब आज़ाद हुए तो उनके लिए माहौल प्रतिकूल था। दो महाशक्तियाँ आसपास थी। उस अवस्था में दो ही विचारधाराएं थी, उन्हीं विचारधाराओं में आपको चुनना था। उस अवस्था में आपका जो ड्रीम था, तृतीय विश्व के देशों का, जो नवोदित राष्ट्रों का जो ड्रीम था, स्वप्न था, स्वतंत्र और सक्रिय नीति की भूमिका निभाना, वो बाधित होती दिखाई दे रही थी। इन्हीं आकांक्षाओं ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया और सोचते सोचते उन्होंने जो है एक नए मार्ग की तलाश की, और था वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मार्ग जिसे उन्होंने अपनाया। और अंतिम उद्देश्य था युद्ध का भय या विश्व शांति का विचार। निश्चित रूप से सभी का यदि मूल निकाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है जिस्ट ये था कि वो किसी भी कीमत पर ये चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति ही जो है उनके राष्ट्रीय हितों की गारंटी थी, राष्ट्रीय हितों के पूर्ति की गारंटी थी, राष्ट्रीय हितों के प्रोत्साहन की गारंटी थी, उनके आर्थिक विकास के आवश्यकता की गारंटी थी। यदि शांति नहीं है तो जो है उनकी समस्याएं और बढ़ सकती थी, और विकराल हो सकती थी, वो टूट सकते थे, वो बिखर सकते थे। इसलिए उनके लिए सबसे बड़ी चीज़, ये सबसे अधिक मोल जिस चीज़ का था वो था विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति। और वो किसी भी रूप में नहीं चाहते थे कि तनाव बढ़े और दो विश्व युद्ध का दंश, जो विभीषिका उसकी त्रासदी झेल चुके संसार को दोबारा किसी तीसरे विश्व युद्ध की त्रासदी झेलनी पड़े और सब कुछ नष्ट हो जाए। जो उन्होंने बहुत मुश्किल से प्राप्त किया है, बड़े संघर्ष से प्राप्त किया है, उसको वो जो है यूं ही लुटता हुआ नहीं देख सकते थे। इसलिए लोगों ने मिल करके सोचा, समझा, विचारा और मिल करके एक मंच पर आए, एक विचार को जन्म दिया, और उस विचार ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है जो उचित उपयुक्त जो भूमिका थी उसका निर्वहन किया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उद्देश्य, मुख्य रूप से शांति का उद्देश्य था, उसको प्राप्त करने में जो है महत्वपूर्ण जो है सफलता पाई। ये जो है आज इतना